जो भी आत्मा है, जो भी कॉन्शियसनेस है, वो लगातार हमें रिमाइंड कराने की कोशिश करती है कि हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को देखें, समझें कि क्या खाता तुम लेकर आए हो। अगर हमें लगता है कि ये हमें नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन, कोई लोगों का व्यवहार जो हमें लगता है कि हमें नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं जैसे लाइफ भी हमें बहुत सारे इंडिकेशंस देती है कि कुछ शिफ्ट हमें अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। फियर जो है लोगों को, वो होता है डेथ का, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग और ऐसे अनेक फियर होते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर इस एक रियलिटी के आधार पर कि मैं रीइंकार्नेट होता हूँ, मैं तो मरता हूँ ही नहीं, ये शरीर मरता है, मैं नहीं मरती, तो जब मैं मरती ही नहीं तो भय तो रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से रीइंकार्नेशन को जब हम देखते हैं तो उससे बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती है कि जहाँ ना आपको भय है, ना इनसिक्योरिटी है, आप एक बहुत फ्री तरीके से अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। ना हमने कार्मिक डेट बनाया है, रिश्तों के साथ, लोगों के साथ, सबके साथ जितने कर्मा बनाए हैं वो सब सेटल करते हैं। तो क्या यही एक कारण है कि भगवान की जिस पर कृपा होती है उसके सेटलमेंट जल्दी जल्दी हो जाते हैं और उसके एक जन्म में ही भयंकर दुख झेलने पड़ते हैं उसको? हमने देखा है, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में भी जो हमारे बड़े हैं ना, जो दादियाँ हैं, हमने उनको देखा है, कोई भी बात आ जाए कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हमने कभी दादियों को उस दर्द के भाव से उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस कभी नहीं देखे। उनसे पूछे ना, कुछ नहीं है, अच्छा है ना, चुकतू हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो वो खत्म होने वाला जो फीलिंग है ना, वो हमें वो विश्वास दिलाता है कि फ्यूचर तो बहुत अच्छा है क्योंकि अभी सेटल हो रहा है। बिल्कुल, राइट। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सबसे पहले आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये अवेयरनेस है, जिनके अंदर ये जागृति आ चुकी है इतनी सारी पॉडकास्ट देख के, आध्यात्मिक जर्नी पर आकर, कि आप एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है और आप एक बहुत सुंदर से सफ़र पर निकले हैं। ये आत्मा कई जन्मों से सफ़र करती आई है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आप रीइंकार्नेशन की थ्योरी में बिलीव करते हैं, क्योंकि आज इस थ्योरी को ही हमने प्रैक्टिकल रूप से समझने की कोशिश की है। मेरी जो आज की मेहमान हैं वो एक रिसर्च का पार्ट रही हैं। बहुत गहनता से उन्होंने ये रिसर्च करी है, जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिन पर रिसर्च की गई है, शोध किया गया पता लगाने के लिए कि क्या वाकई में पुनर्जन्म होते हैं, क्या पूर्व जन्मों की याद हमें आती है, अगर आती है तो उसका इस्तेमाल हम इस जन्म को अच्छा बनाने के लिए और अपनी यात्रा को सुंदर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। यकीन मानिए, बहुत ही रोचक पॉडकास्ट है, बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट है। और आपके जीवन में अगर कोई भी रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, आप किसी भी दुख से पीड़ित हैं और आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मैं ही क्यों फंस रहा हूँ मुसीबत में, या ये रिश्ते मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट सचमुच आप तक भगवान नहीं पहुँचाया। यूनिवर्स चाहता है कि आपकी प्रॉब्लम्स का हल आपको इस पॉडकास्ट के बाद मिले। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि कलयुग का अंत हो रहा है, हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो इस साइकिल को कंप्लीट करने में आपका क्या योगदान है, कैसे आपके कार्मिक डेट चुकता हो रहे हैं, आप उनको चुका रहे हैं और फिर आपकी आत्मा एक नए सफ़र पर जा रही है, हमने इसको भी डिस्कस किया है। मैं अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगी। मुंबई से खास इस पॉडकास्ट पे शामिल होने के लिए आई हैं मेरे साथ स्पिरिचुअल स्पीकर एंड ऑथर BK रितु दीदी। दीदी, बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। दीदी, रीइंकार्नेशन के बारे में मैं देख रही हूँ कि पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, सबको इस टर्म से अलग ऑब्सेशन हो गया है, सब जानना चाहते हैं इसके बारे में, और ख़ास करके अपनी पास्ट लाइफ की जर्नी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार हमारे कुछ लेसन्स होते हैं जो हमें पास्ट लाइफ से भी जानकर पता चलते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इस रीइंकार्नेशन की थ्योरी पे बात करेंगे, साथ ही जो आपकी अपनी रिसर्च रही है, जिन पार्टिसिपेंट्स पे आपने रिसर्च करी है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले दीदी, अगर रीइंकार्नेशन की मैं बात कर रही हूँ तो किसका रीइंकार्नेशन? ये शरीर तो यहीं रह गया जी, तो फिर जाता क्या है? आत्मा जाती है, तो ये फील कैसे करें हम? बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, जैसे रिसर्च की भी जो हम बात कर रहे हैं, इस रिसर्च का टॉपिक ही है
एटर्नल जर्नी ऑफ द सोल, आत्मा की ये यात्रा थ्रू द लेंस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। तो आत्मा की अवेयरनेस, आत्मिक अवेयरनेस के आधार पर जो हम अनुभव कर सकते हैं उसको कैप्चर किया गया है इस रिसर्च के द्वारा। अब जैसे आपने कहा कि शरीर तो यहीं रह गया, हम अपने अपने धर्म के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग या फिर हम शरीर को जलाते हैं या दफनाते हैं या जो भी हमारे रिचुअल्स हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ तो है जो इस इटर्नल जर्नी पे चल रहा है, और वो है वो चेतनता, वो आत्मा, रूह, जिस भी नाम से हम उस आत्मा को बुलाएं, वो है जो इस यात्रा पर है। अब ये बहुत सुंदर सवाल जो आपने पूछा है इला जी कि उसे हम कैसे अनुभव करें, तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जो हम चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी हमारे साथ इसे अनुभव करें। हम कुछ मोमेंट्स के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर कहीं बैठ जाएं। यदि हमारे हाथ में कोई सामान है, कुछ चीज़ है, तो उसे हम साइड पे रख दें और धीरे से महसूस करें कि आपका शरीर बहुत रिलैक्स होते जा रहा है। शरीर का एक एक अंग बिल्कुल स्थिर होते जा रहा है। अब धीरे से हम अपने संकल्पों को ऑब्जर्व करें। उन संकल्पों को देखिए, उन्हें दबाइए या रोकिए नहीं, बस ऑब्जर्व करें। अब हम अपने आप से पूछें कि ये संकल्प रचने वाला कौन? मैं इन संकल्पों का रचता, ये संकल्प अलग और मैं अलग। मैं वो ऊर्जा जो इन संकल्पों को, इन भावनाओं को क्रिएट करता हूँ। मैं शरीर से अलग वो चेतनता, वो एनर्जी जो इस शरीर को चलाती है। अब इस अवेयरनेस के साथ हम अपने आगे के कार्य में एंगेज हों, लेकिन इस अवेयरनेस को बनाए रखें। धीरे से अपनी आंखें खोलें और उस अवेयरनेस में स्थित रहें कि मैं कौन। जैसे हमने महसूस किया कि मैं अलग हूँ, है ना, शरीर से अलग, संकल्पों से अलग, तो ये है वो रियलाइजेशन कि मैं कौन, वो चेतनता जो इस यात्रा पे है, ह्यूमन बीइंग, तो वो बीइंग जो इस ह्यूमन जर्नी पे है। शायद यही वो अनुभव है जो जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं तो जी, हमें होता है, और फिर हम इसको चमत्कार बता देते हैं कि यार कुछ तो था जो मुझसे अलग था।
और शायद यही वो आत्मन है, यही वो आत्मा है, यही वो सोल है जी, जो ये सब अनुभव कर रही है। जी बिल्कुल। और क्योंकि ऐसे छोटे छोटे अनुभव जब हमें जीवन में होने लगते हैं, क्योंकि आत्मा वो दिव्य शक्तियों से भरपूर है, तो कहीं ना कहीं फिर वो हमें क्यों हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दिव्य शक्तियाँ जो है वो मुझे इन और खींचती है अपनी तरफ। वो शक्तियाँ जो हम महसूस कर पाते हैं, वो शक्तियाँ हमें और लगता है कि हम कैसे उन शक्तियों के आधार पर अपने जीवन को जिएं। दीदी, क्या ऐसा होता है कि जो भी आत्मा है, जो भी कॉन्शियसनेस है, वो लगातार हमें रिमाइंड कराने की कोशिश करती है कि हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को देखें, समझें कि क्या खाता तुम लेकर आए हो? ऐसा होता है? बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली जो भी हमारे आसपास हो रहा है ना, अगर हमें लगता है कि ये हमें नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन, कोई लोगों का व्यवहार जो हमें लगता है कि हमें नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं जैसे लाइफ भी हमें बहुत सारे इंडिकेशंस देती है कि कुछ शिफ्ट हमें अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। उसी तरह से हमारे अंदर से भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस आते हैं कि कुछ हमें, जैसे अगर हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, या कोई भी ऐसी डिवाइन प्लेस में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत शांति फील होती है और हमें लगता है कि हाँ, ये मुझे चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम उस फीलिंग को इग्नोर करके हम फिर से अपने पुराने जीने के तरीके, पुरानी चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि शायद हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो अंदर कहीं ना कहीं वो रहता है कि मुझे शांति चाहिए। अब ये क्या है, ये अंदर से कॉलिंग है ना कि हम इस जर्नी को शुरू करें या इस शांति को अनुभव करें। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें कहीं ना कहीं वो खोज रहती है, लेकिन क्योंकि हम इतना उलझे हुए रहते हैं अपनी आध्यात्मिक अवेयरनेस के अलावा बाकी चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि शायद हम उस कॉलिंग को कई बार इग्नोर कर देते हैं। इस रिसर्च पे मैं बात करना चाहती हूँ, जो रिसर्च रीइंकार्नेशन को लेकर हुई थी। क्या थी ये रिसर्च, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, और क्या एक सेट था पूरा जिन लोगों पे आपने रिसर्च की कि पर्टिकुलर इस फील्ड के हैं या स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं, क्या था? हाँ जी, जैसे 108 पार्टिसिपेंट्स जो रिस्पोंडेंट्स थे, ज़्यादा करके ये वही लोग थे जो मोर देन 5 इयर्स राजयोगा मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे राजयोगा मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा सिखाया जाता है, उन्हीं के मेंबर्स पर ये रिसर्च की गई थी और वही रिस्पोंडेंट्स थे। तो ज़्यादातर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जैसे मैं अगर आपसे नंबर शेयर करूं, तो मोर देन 87 पार्टिसिपेंट्स या रिस्पोंडेंट्स वो थे जो हर रोज़ अपने जीवन में मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करते थे, और जो स्पिरिचुअल कंटेंट है, जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ में हम मुरली कहते हैं या कोई ना कोई आध्यात्मिक क्लासेस के द्वारा वो रोज़ स्पिरिचुअल कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। ऐसे पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा थे। और बेसिकली जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, हम रीइंकार्नेशन की बात करते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक बिलीफ है या इस बिलीफ से डीपर भी कुछ है? क्या पार्टिसिपेंट्स जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर ऑलरेडी है, उस यात्रा में चल रहे हैं, क्या वो इस रीइंकार्नेशन का अनुभव भी कर सकते हैं? क्योंकि हमें अच्छा बहुत लगता है ना कि बहुत अच्छी कोई चीज़ है रीइंकार्नेशन, हमने और भी जन्म लिए होंगे, ये सारी बातें हमें अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो शायद सिर्फ अच्छे लगने से बहुत डीप है ना। वो एक रियलिटी के बेसिस पे स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे, लेकिन जिए हुए अनुभवों के आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि रीइंकार्नेशन होता है। ये ऑब्जेक्टिव था इस स्टडी का। तो क्या इसके रिजल्ट्स थे? क्या लोगों को ये एक बिलीफ सिस्टम के तौर पे ही, जैसे हमें बचपन से बताया जाता है कि ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, गीता में भी बहुत सारे जन्मों की बात कही गई है, वहाँ बहुत क्लियरली मेंशन है कि आत्मा तो हर बार अपना कपड़ा चेंज करती है, शरीर धारण करती है नया। तो ये बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है या फिर एक्चुअली लोगों ने वो अपने पुराने जन्मों को देखा या आगे के जन्मों को देखा? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यही आधार है ना ये प्रूव करने का कि रीइंकार्नेशन है या सिर्फ एक बिलीफ है या सच में इट इज़ अ रियलिटी। तो यहाँ पर मैं एक और बात लाना चाहूँगी इला जी कि ये जो रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने ये रिस्पॉन्सेस दिए हैं, वो
ज़रूरी नहीं है इंडिया से थे, क्योंकि इंडिया में हमने अपने शास्त्रों के द्वारा कहीं ना कहीं सुना हुआ है कि रीइंकार्नेशन होता है, जन्म, कर्म का जन्म से कनेक्शन, ये सारी बातें हमने बहुत सुनी है। लेकिन ये रिसर्च जो है इसमें एक बहुत बैलेंस्ड वे में रिस्पोंडेंट्स को चुना गया। जैसे रिस्पोंडेंट्स इंडिया से भी थे, यूके से थे, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज से, सिंगापुर, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज से रिस्पोंडेंट्स को चूज़ किया गया। और विशेष मेल एंड फीमेल का भी एक बैलेंस, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि फीमेल बहुत सेंसिटिव होती हैं, इंट्यूटिव होती हैं, तो हमने ये प्रयास किया कि एक बैलेंस्ड हो। ऑलमोस्ट जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 57 रिस्पोंडेंट्स फीमेल रिस्पोंडेंट्स थे और 51 मेल रिस्पोंडेंट्स थे, तो उसका भी एक हमने बैलेंस एक प्रयास किया है कि हो। साथ ही अगर हम जो स्पिरिचुअल जर्नी की भी बात करें तो बहुत कम, जैसे सिर्फ 10% से कम ऐसे रिस्पोंडेंट्स थे जो स्पिरिचुअल जर्नी में 5 साल से कम से थे। तो ये सारी बातों के आधार पर कहीं ना कहीं जो बहुत गहराई से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में थे, जैसे 40% से भी ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो 20 साल से ज़्यादा राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे थे, मोर देन 40%। तो वो एक लंबा समय है जहाँ पे आत्मा अपने पर काम कर चुकी है। अब ऐसे रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने अपने पर इतना कार्य किया है, इनको जब पूछा गया कि आपको सोल क्लैरिटी कितनी है, ये क्लैरिटी कितनी है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो ऐसे आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि 90% से भी ज़्यादा ऐसे रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने ये कहा कि उन्हें पूरी क्लैरिटी है कि वो सोल है, वो ये शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली वो चेतनता या वो शक्ति है। अब ये हो गया सोल कॉन्शियसनेस की क्लैरिटी। अब सोल कॉन्शियसनेस का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद रीइंकार्नेशन, राइट। तो रीइंकार्नेशन में भी इस रिसर्च में 2 बातें ली गई। एक बात है कि आपका बिलीफ, मीनिंग आप कितना मानते हैं कि रीइंकार्नेशन होता है, तो उसमें भी आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मोर देन 90% जो रिस्पोंडेंट्स थे वो बिलीव करते थे सोल कॉन्शियसनेस पर, कि वो आत्मा है और वो रीइंकार्नेशन की जो जर्नी है उसमें वो बिलीव करते थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस रिसर्च में निकल कर आई है वो ये है कि मोर देन 60%, मीनिंग 64% रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते थे, लेकिन ऐसे थे जिन्होंने या तो फिर पास्ट लाइफ या अपनी फ्यूचर लाइफ को एक्सपीरियंस किया था उस यात्रा में। सपोज मैं 20 साल से राजयोगा का अभ्यास कर रही हूँ, तो उस अभ्यास में कहीं ना कहीं या तो फिर कई बार या तो फिर कभी कभी मुझे अपने किसी न किसी पास्ट या फ्यूचर लाइफ का अनुभव रह चुका है। अब इसका आधार यही है क्योंकि हमने सोल कॉन्शियसनेस को जिया, सिर्फ सुना या समझा नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस को जिया। तो क्योंकि मैंने सोल कॉन्शियसनेस को जिया है तो उस सोल की यात्रा को देखना मेरे लिए बहुत आसान है। यस राइट। तो ये बात हमने इस रिसर्च से समझी कि सोल कॉन्शियसनेस और रीइंकार्नेशन सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, बिलीफ तो है ही, लेकिन बिलीफ के साथ साथ ये वो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो रीइंकार्नेशन को प्रूव करते हैं, जहाँ पे खुद मैंने अपने जीवन में पास्ट के कोई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, पास्ट के कुछ ऐसे संबंध देखे हैं, या फिर फ्यूचर का अपना कोई ऐसा एस्पेक्ट देखा है जो मुझे इस यात्रा में, अपनी जर्नी में कोई ना कोई ऐसी लर्निंग या कोई ऐसी बात इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। जैसे एक छोटा सा अनुभव अगर हम फिर से एक और बार करें, जैसे अगर हम बैठे हैं अभी और हम देखते हैं कि हमारे सामने, आंखों के सामने बहुत सारे दरवाजे हैं, ये भी आप और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ कर सकते हैं। जैसे हम चाहेंगे कि आप देखें, आपके सामने बहुत सारे दरवाजे हैं और आप धीरे से उन दरवाज़ों की तरफ चलकर जाते हैं। आपने पहला दरवाज़ा खोला और आप देखते हैं आपके इस लाइफ टाइम के, इस जन्म के आपके संबंधी,
आपके फ्रेंड्स, सभी लोग आपके सामने हैं। और जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप भी मुस्कुराते हैं, धीरे से बाहर आते हैं और वो दरवाज़ा बंद करते हैं। आप थोड़ा सा आगे चलकर दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं। उस दरवाजे के अंदर भी ऐसे ही कुछ बहुत प्यारे रिश्ते, कुछ लोग, ऐसी ही कुछ परिस्थितियाँ। आप फिर मुस्कुराते हैं, धीरे से बाहर आते हैं, एक और दरवाज़ा, और ऐसे कई दरवाजे जो आपके सामने हैं। ये समझ कि मुझ आत्मा ने ऐसे अनेक जन्म लिए हैं। हम धीरे से अपनी आंखें खोलें और फिर से हम जिस स्थान, जिस एनवायरनमेंट में हैं, उसको लेकर अवेयर हो जाएं। अब जैसे एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस थी, लेकिन इस प्रैक्टिस से क्या रियलाइजेशन आपको लगता है हुआ कि ये एक जन्म और ऐसे अलग अलग जन्म, इससे क्या वो महसूसता आपको आई, जो भी आपको? पता नहीं, मतलब दीदी ये थोड़ा सा अलग तरीके का अनुभव है जी। मैं खुद को तो देख ही नहीं पा रही थी जी पर हाँ, मैं बाकी लोगों को सबको देख जी पा रही थी। जी एक बहुत अलग सा अनुभव था, बिल्कुल बहुत अलग सा घर देखा मैंने। जी आई डोंट नो किसका घर था वो, बट जी। जैसे जब आपने विजुलाइज कराया कि आप अपने लोगों को देखें, तो फिर मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया। बट आई डोंट नो वो घर पहचाना हुआ सा नहीं था जी। वो सीढ़ियाँ पहचाने हुए से नहीं थी, वो फ्लावर्स पहचाने हुए से नहीं थे जो मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल, है ना। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन कि ये लाइफ टाइम है और ऐसी और कुछ जन्म हमने लिए हैं। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में यूज़ करें, लाइफ में अगर हम इसको यूज़ करना चाहें, तो देखिए जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हमारे सामने, कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी, चैलेंज, फिनेंशियल इशू आ गया, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन कि ऐसी तो कई बातें मैंने हैंडल की है ना, और वो होके वो सब बातों को देख के क्रॉस करके मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मन क्या होता है, मन बहुत रिलैक्स हो जाता है। कोई बात नहीं, आत्मा ने अपनी जर्नी में ऐसा बहुत कुछ देखा है, राइट। तो वो रियलाइजेशन। एक और रियलाइजेशन हो सकता है कि जैसे कई बार हम अपने रिलेशंस में बहुत इनसिक्योर्ड, कई बार बहुत फियरफुल रहते हैं, बहुत पोजेसिव, अटैच्ड रहते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा सारा लाइफ तो इन्हीं के बेसिस पर है ना, ये है तो हम ठीक हैं। अब जब हम देखते हैं कि अच्छा ये संबंध इम्पोर्टेंट है, ये संबंध बहुत प्यारे हैं, लेकिन आत्मा ने ऐसे ही तो और संबंध कितने बनाए हैं और उनको छोड़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना। आज मैं जहाँ हूँ, जिस एनवायरनमेंट में हूँ, ऐसे पहले भी तो कहीं था। तो हम किस चीज़ को लेकर इतना फियर, इतनी इनसिक्योरिटी, इतने इमोशनल टर्बुलेंसेस। आज अगर हम देखें किसी एक व्यक्ति, हम कई बार मिलते हैं ना, कई लोगों से मिलते हो, कहते हैं कुछ ठीक नहीं चल रहा है लाइफ में, तो जब हम थोड़ा सा डीपर उसमें जाने की कोशिश करते हैं, तो ये समझते हैं कि कोई एक संबंध जिसको उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी, वो रिश्ता ही उनके लिए जैसे उनकी पूरी लाइफ था, उस एक संबंध में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए हमारी स्थिति, क्योंकि हमने उसको इतना होल्ड करके रखा हुआ है ना। अब ये अवेयरनेस के ऐसे कई संबंध हमारे जीवन में पॉजिटिव और बहुत प्यारे रह चुके हैं, लेकिन आत्मा तो यात्रा पर है ना। अब जैसे मैं सपोज मुंबई से जा रही हूँ कश्मीर, तो मैंने ट्रैवल किया मुंबई से दिल्ली, हम फ्लाइट में आए, दिल्ली से फिर लेट्स से मैंने ट्रेन लेकर जम्मू कश्मीर गई। अब फ्लाइट में जब मैं ट्रैवल कर रही थी, बहुत कंफर्टेबल सीट थी, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मेरे को पैसेंजर्स भी बहुत अच्छे थे।
लेकिन जैसे ही दिल्ली आया, मैंने ये नहीं कहा नहीं नहीं ये कुर्सी तो मेरी है, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं नहीं ये पैसेंजर्स तो मेरे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अवेयरनेस है दैट मैं ट्रैवलर हूँ और मुझे आगे की जर्नी पर जाना है। अब मैं ट्रेन में गई तो फिर मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि अच्छा मुझे वापस प्लेन में जाना है, मुझे वापस अब वही फ्लाइट में जाना है, वही सीट चाहिए, वही को पैसेंजर्स चाहिए। जो नए को पैसेंजर्स थे हमने उनसे मिले, उनसे बातें की, राइट। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस कि हम अपनी यात्रा पर हैं, हमारी प्रेजेंट की बहुत सारी ऐसी इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं ना। और वहाँ पर एक और बहुत सुंदर चीज़ जो इस रिसर्च में निकल के आई है वो है पीसफुलनेस विद डेथ। एक क्वेश्चन था कि क्योंकि ये रिस्पोंडेंट्स वो थे जिन्होंने राजयोगा का अभ्यास बहुत समय से किया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अंडरस्टैंडिंग है कि वो रीइंकार्नेट करेंगे, तो उन्हें मृत्यु से भय है या नहीं। और एक बहुत सुंदर चीज़ जो ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स, मोर देन 60% पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं कि हमें डेथ से कोई फियर नहीं है। आज अगर हम रिसर्चर्स को और भी साइंटिफिक रिसर्चर्स को देखें, सबसे पहले नंबर का फियर जो है लोगों को वो होता है डेथ का, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग और ऐसे अनेक फियर होते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर इस एक रियलिटी के आधार पर कि मैं रीइंकार्नेट होता हूँ, मैं तो मरता हूँ ही नहीं, ये शरीर मरता है, मैं नहीं मरती, तो जब मैं मरती ही नहीं तो भय तो रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से रीइंकार्नेशन को जब हम देखते हैं तो उससे बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती है कि जहाँ ना आपको भय है ना इनसिक्योरिटी है, आप एक बहुत फ्री तरीके से अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। दीदी, मृत्यु का भय जो है उसमें भी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि लोगों को अपनी मृत्यु का भय नहीं है, लोगों को अपने अपनों की मृत्यु का भय है कि मेरे परिवार वाले को कुछ ना हो जाए, मेरे माँ बाप को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो उन्हें ये डर नहीं है कि मैं शरीर छोड़ दूंगा फिर मैं कहाँ जाऊँगा। उनको ये डर है कि यार मैं जिससे इतना अटैच हूँ, अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल। अब जैसे हमने देखा ना दिल्ली टू कश्मीर की जो जर्नी थी, सोचिए अगर मैं वहाँ फ्लाइट में बैठे मेरे जो को पैसेंजर हैं मैं उनको पकड़ लेती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अब हो सकता है उनकी जर्नी जो है वो कश्मीर ना होकर उन्हें कहीं और जाना हो। फॉर एग्जाम्पल उनकी आगे की जर्नी कोलकाता है, अब मैंने उनको पकड़ लिया और मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हम ऐसा कभी किसी को करते हुए नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हमें अवेयरनेस है कि ट्रैवलर है, है ना। तो अपने मृत्यु का भय या अपनों के जाने का भय, इन ईदर केसेस हमें सोल कॉन्शियसनेस और रीइंकार्नेशन बहुत हेल्प करता है। लेकिन वो कांस्टेंट प्रैक्टिस, द टाइम ऑफ बीइंग, उस समय पर जब कोई हमें छोड़कर जा रहे हैं, किसी की हेल्थ का कोई इशू है या किसी का कुछ ऐसे हो गया, उस समय पर यदि हम ये प्रैक्टिस करें तो शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक ऑन गोइंग बेसिस पर जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं सोल कॉन्शियसनेस की, तो वो हमें एक डिटैच्ड एंगेजमेंट सिखा देता है। अब डिटैच्ड एंगेजमेंट जो है ये एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो बुक है वो बुक को आप अपनी आँखों के बहुत पास लेकर आएँ, एकदम पास, और कुछ पढ़ने की कोशिश करें, नहीं पढ़ पाएंगे। अगर वो बुक हमने लेकर वहाँ दूर कहीं रख दी और फिर आप पढ़ना चाहें तो आप नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आपने क्या किया, वो बुक को अपने लैप पे रखा, क्योंकि वो राइट डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है जिससे आप उस टेक्स्ट को देख पा रहे हैं। अब सोल कॉन्शियसनेस संबंधों में यही करता है, वो राइट स्पेसेस को क्रिएट करता है। हम इतना अटैच्ड नहीं हो जाते कि हम चीज़ों को देख या समझ नहीं पाए, और हम इतना दूर भी नहीं हो जाते कि बस हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं या हमारे तो किसी से इतना कोई अटैचमेंट नहीं। एक राइट वे ऑफ एंगेजमेंट। अब मैं सारा दिन जब इस अवेयरनेस में हूँ कि मैं भी यात्री हूँ और मेरे साथ भी जो है वो भी आत्मा है और वो अपनी यात्रा में है, तो ऑटोमेटिकली उनके मृत्यु का भय भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो अपनी यात्रा पर है। हमने उस कोलकाता वाले को नहीं कहा नहीं आपको तो मेरे साथ कश्मीर ही जाना है। वही होता है जब हम अपने सारे जीवन में उस अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। दीदी, ये सफ़र कब ख़त्म होता है? जी, एक्चुअली
आप अगर देखेंगे, जैसे कहते हैं ना, मोक्ष भी कई बार कहते हैं इस सफ़र को ख़त्म करने की जब बात करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूजुअली हम मोक्ष कब चाहते हैं, जैसे कोई कहता है कि बस अब मुझे और नहीं जीना है या और इस यात्रा में नहीं रहना है, चांसेस है कि जब हम लाइफ में खुश नहीं है तब हम मोक्ष चाहते हैं। तब हम, या फिर अगर एक सिचुएशन ले ले जब सब कुछ परफेक्ट है, मेरे रिलेशंस बहुत सुंदर हैं, इतने प्यार से भरपूर संबंध, हमारे सिचुएशंस भी ठीक है, बहुत रेयरली तब आपने किसी से सुना होगा कि भाई मुझे तो मोक्ष चाहिए, है ना। विच मीन्स कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग कि हमें मोक्ष जो है वो जीवन की इस यात्रा से नहीं लेकिन दुखों से चाहिए। जहाँ पे हम ठीक नहीं है, खुश नहीं है, हमें लगता है हम उससे दूर हो जाएं, है ना। लेकिन जहाँ हम ठीक है तो हमें लगता है क्योंकि सोल जो है, आत्मा जो है, जब वो शरीर धारण करती है तभी ही शरीर के द्वारा अपने सातों गुणों को एक्सप्रेस करती है। तो ये जो 7 गुण आत्मा के हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, ये आत्मा के गुण हैं। लेकिन आत्मा को ये एक्सप्रेस और एक्सपीरियंस तभी ही हो पाएंगे जब वो शरीर धारण करती है, राइट। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं जो आत्मा का पर्पस है कि इन गुणों को शेयर करना, एक्सपीरियंस करना, वो जब तक नहीं करते तो आत्मा का पर्पस ही फुलफिल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मोक्ष से ज़्यादा हम ये एफर्ट करें कि जितना जितना हम इन गुणों के आधार पर व्यवहार कर रहे हैं, तो जो दुख, अशांति है, उससे हमें ज़रूर मोक्ष मिल जाएगा। हम मृत्यु के भय पर बात कर रहे थे, मैं इस पर कुछ और भी जानना चाहती हूँ कि रीइंकार्नेशन या पिछले जन्मों को याद करना या उनमें बिलीव करना, ये भय से मुक्ति कैसे देता है? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जैसे अगर हमें ये समझ में आ गया कि मैं तो मरती ही नहीं, अभी हम क्यों फियर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैं मर गई मतलब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे संबंध खत्म हो गए, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, और तब मैं फियर क्रिएट करती हूँ कि सब कुछ जो है वो छूट जाएगा, इसलिए वो फियर क्रिएट हो रहा है। बट द रियलिटी इज, एंड द गुड न्यूज़ इज कि मैं तो मरती ही नहीं है ना। जब मैं मरती ही नहीं, क्योंकि मैं तो एनर्जी हूँ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो तो परमानेंट है, सदा है। तो जो सदा है उसके ख़त्म होने का तो फिर हमें कभी फियर ही नहीं रहेगा। तो ये आधार है मृत्यु के भय को ओवरकम करने का, मेडिटेशन के द्वारा या उस अपनी यथार्थ अवेयरनेस को पहचान कर अपने जीवन को जीने का। अच्छा, जो पार्टिसिपेंट्स थे इस रिसर्च में, जिन्होंने रीइंकार्नेशन को फील किया या अपने पुराने जन्मों के ग्लिम्पसेस देखे, क्या ये राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते थे? तो राजयोग मेडिटेशन ने इनेबल किया उनके अंदर वो अवेयरनेस लाकर कि वो देख पाए वो जन्म? जी, देखिए, जैसे हम रीइंकार्नेशन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो एक है हमारा कॉन्शियस माइंड जो सोच रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, राइट। जैसे ही हमारा ये कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता है, इमीडिएटली जो हमारे पास्ट मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस हैं या फ्यूचर के कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, वो सबकॉन्शियस से सरफेस पर आ जाते हैं। अब इसी टेक्निक को जो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यूज़ करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी थेरेपीज में भी, राइट, जहाँ पे वो कॉन्शियस को साइलेंट करते हैं और सबकॉन्शियस से उन मेमोरीज को इमर्ज करते हैं जो सबकॉन्शियस में या संस्कार के रूप में स्टोर्ड हैं, राइट। उसी तरह से राजयोग का क्या करता है कि क्योंकि मैंने मेडिटेशन के द्वारा अपनी आत्मिक स्थिति के द्वारा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई, राइट, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर का भान छूटा, तो इस शरीर से संबंधित जो भी है, चाहे मेरे रिश्ते, चाहे मेरे पदार्थ, प्रॉपर्टी, जो भी आप कहें ना। देखिए, आज अगर हम बैठे, तुम्हारे संकल्प किन बातों को लेकर चलते हैं? देह, बॉडी, देह के संबंध, देह की दुनिया, देह के पदार्थ, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड चलते हैं। जैसे ही मैंने ये अवेयरनेस क्रिएट किया दैट आई एम अ बीइंग, मैं आत्मा हूँ, हम इमीडिएटली इसके भान से परे हो गए। जैसे ही परे हुए, कॉन्शियस मन, चेतन मन शांत,
और तब फिर सबकॉन्शियस में जो भी हमारी मेमोरी स्टोर्ड है वो इमर्ज हो जाती है। तो इस तरह से राजयोगा कई बार पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करता है कि वो अपनी पास्ट या फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस को भी अपने एक्सपीरियंस या कॉन्शियस पे ला पाए या सरफेस पर ला पाए। तो ये राजयोगा एक टेक्निक है डेफिनेटली जो बहुत हेल्प करता है, जहाँ पे देखिए हो ये रहा है कि आप कॉन्शियस को ऑटोमेटिकली साइलेंट करके और फिर अपनी नई प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जैसे राजयोगा में सपोज मैंने देखा कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैंने अपने पास्ट का कोई सिचुएशन एक्सपीरियंस किया। अभी कई बार पार्टिसिपेंट्स को दिखता है, कई बार पार्टिसिपेंट्स सिर्फ महसूस कर पाते हैं। दोनों प्रकार के रिस्पोंडेंट्स हमने देखे। जैसे कुछ है जो बहुत क्लियरली उस सिचुएशन को देख पाए, कुछ है जो उस एक्सपीरियंस को अपने मन में फिर से क्रिएट कर लेते हैं। अब वो क्रिएट किया, लेकिन वो अवेयरनेस है दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग। अब यदि मैंने कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रिक्रिएट किए या सरफेस पर लाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार पास्ट के कुछ ट्रॉमास भी होते हैं जिन्हें हमें हील करना होता है, और वहाँ पर राजयोगा ऐसे हेल्प करता है क्योंकि मुझे ये अवेयरनेस है दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग। तो उसी अवेयरनेस के साथ अपनी उस पास्ट के ट्रॉमा को मैं देख रही हूँ और मैंने वो पीसफुल थॉट क्रिएट किया दैट आई एम ओके, आई एम पीसफुल, मैं हूँ ही शांत स्वरूप। जैसी अवेयरनेस के साथ उस सिचुएशन में मैंने उस शांति को क्रिएट किया, वो ट्रॉमास अपने आप हील होना शुरू होते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मेरी लाइफ की क्वालिटी है, जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे उन ट्रॉमास को नोइंगली अननोइंगली हील कर दिया विथ राइट अवेयरनेस। तो एक है हम साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करके हम पास्ट के ट्रॉमास को हील करें, विच इज़ ऑल्सो ओके, बट यहाँ पे ये हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली, अब देखिए जैसे मैंने एक सिचुएशन को हील कर दिया लेकिन मैंने अपने अवेयरनेस में चेंज नहीं लाया, तो आज कोई सिचुएशन मेरे सामने आ गई तो फिर मैंने कोई ना कोई ट्रॉमा क्रिएट किया। और हम पूरी जर्नी में बहुत सारे ऐसे, तो ये तो ऐसे हो गया, एक बार चोट लगाई उसको हील किया, फिर दूसरी चोट लगाई उसे हील किया। बहुत ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी जा रहा है टू हील ट्रॉमास, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस वैसे हो रहे हैं। पर जहाँ पे हम राजयोगा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि अवेयरनेस इज देयर दैट आई एम अ बीइंग, मैं आत्मा इस यात्रा पर हूँ, तो ना मैंने नए ट्रॉमास क्रिएट किए अपनी उस अवेयरनेस के आधार पर, क्योंकि ना मैं किसी से अटैच्ड हूँ, ना मैं कोई चीज़ हासिल करना या पोजेस करना चाहती हूँ। तो क्योंकि ये राइट अवेयरनेस से मैंने अपने जीवन को जिया, एक डिटैच्ड एंगेजमेंट से अपने जीवन को जीना शुरू किया, सब कुछ करते हुए लेकिन मेरे मन की स्थिति स्टेबल, मैंने कोई नए ट्रॉमास नहीं क्रिएट किए, और जर्नी में अपने आप पास्ट के ट्रॉमास हील होते गए, तो लाइफ की क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होते गई। बेहतरीन। दीदी एक और प्रश्न है मेरा, जैसा आपने बताया कि कुछ जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपने पिछले जन्म देखे जो पूर्व जन्म होते हैं, कुछ ने फ्यूचर देखा जी। तो आत्मा ने जिस जर्नी को अभी तय ही नहीं किया है, जिस जर्नी पे वो निकले ही नहीं है, अभी तो इसी शरीर में है, वो कैसे जन्म वो देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे आत्मा ने उस जर्नी, इस जर्नी में, इस साइकिल में उस जन्म को अब तक नहीं जिया, लेकिन ये साइकिल बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। जैसे हम देखें ना, प्रकृति की हर चीज साइक्लिक है ना। सीजन्स को देखे, सीजन 4 सीजन्स, फिर सीजन खत्म नहीं होती, लेकिन नई वही सीजन फिर से रिपीट होती है, सारी साइकिल। अगर हम दिन और रात के भी साइकिल को देखें, सुबह दोपहर शाम रात, रात के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि वो दिन पूरा हुआ, लेकिन लाइफ की जर्नी तो चल रही है, फिर से एक नई सुबह आई। तो उसी तरह से आत्मा अपनी जर्नी में वो साइक्लिक जर्नी में है, तो एक सर्कल में उसने नहीं देखा है, लेकिन इस अनेक सर्कल में उसने उस फ्यूचर के बर्थ को भी ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। और ये हमें राजयोगा से अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ऐसे कई साइकिल्स हमने पूरे किए हैं, अनगिनत साइकिल्स हमने पूरे किए हैं। तो दीदी कभी ऐसा हो सकता है कि इससे पहले भी इला जन्मी हो, इससे पहले भी आप जन्मी? बिल्कुल, हम पहले भी इसी तरह से, पिछले साइकिल में हम ऐसे ही यहीं बैठकर इसी तरह से हमने बातें की होंगी और एक बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन को पिकअप किया है। क्या यही कारण है कि मेरे काफ़ी सारे गेस्ट ये बात बोलते हैं कि
पॉडकास्ट से निकलने के बाद जब वो पॉडकास्ट सुनते हैं तो उनको खुद भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि ये बोल कौन रहा है। बिल्कुल, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है कई बार, एक प्रैक्टिस जो मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रांगली धारण की है कि मैं कहीं भी सेवा के लिए जाती हूँ ना, तो मैं एक थॉट ज़रूर क्रिएट करती हूँ, आई सरेंडर। मतलब मैं उस दिव्य शक्ति को अपनी मन बुद्धि बिल्कुल सरेंडर करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जितना कर सकती हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो परमात्मा कर सकते हैं। और दूसरा, मैं नहीं जानती कि जो ये सुनेंगे उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि आत्माओं को क्या चाहिए। तो मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस ये रहती है कि आई सरेंडर, आई डोंट एग्जिस्ट, जो है वही है। अब इन सिचुएशंस में क्या होता है कि वो दिव्य शक्ति हमें मदद करती है उस ज्ञान को सही तरीके से लोगों तक रखने के लिए। तो ये सरेंडर कई बार वो दिव्य शक्ति अपने आप अपना काम कर लेती है ना। तो इसलिए भी लोगों को लगता है कि हमने कई बार कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद हमने कॉन्शियसली सोचा नहीं था। वो हो सकता है या तो फिर हमारी कोई सबकॉन्शियस में स्टोर्ड कोई अनुभव के आधार पर बात हो, या तो फिर उस डिवाइन इंटरवेंशन का एक हिस्सा हो जहाँ पे वो हमारे द्वारा कुछ कराते हैं। और फ्यूचर के लिए कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे उन्होंने पहले कभी वो एक्सपीरियंस कर लिया था और वो सिचुएशन अब हो रही है, तो उन्हें लगता है कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, वो भी उन्होंने फ्यूचर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर लिया होता है। मतलब इस साइकिल का जो फ्यूचर है वो उन्होंने कहीं पास्ट में एक्सपीरियंस किया होता है, और जब वो सिचुएशन हो रही होती है तो उन्हें लगता है अरे ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है या महसूस किया हुआ है। तो ये सारी कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें पास्ट और फ्यूचर में जो है थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं। दीदी, एक समस्या से ज़्यादा लोग इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि हमारे अपने रिश्ते हमारे खिलाफ क्यों हैं। पिता जो हैं उनको बेटे से प्रॉब्लम है, बेटे को पिता से प्रॉब्लम है, माँ से प्रॉब्लम है, या अपने आपस में परिवार में ही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कैसे हम पूर्व जन्मों की मदद ले सकते हैं? कैसे हमको वो थ्योरी या वो एक कॉन्सेप्ट हमें इन सब चीज़ों से निकाल सकता है कि ये परिवार तो आपने खुद चुना है, ये आपके ही कर्मों का फल है। That's right. जैसे देखिए, हमने साइकिल की बात की ना, हमने सीजन्स की बात की, हमने दिन और रात के साइकिल की बात की। उसी तरह से ये वर्ल्ड साइकिल भी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग के बाद एक शिफ्ट है सतयुग, राइट। लेकिन ये अब हम जानते हैं कि अभी हम फिलहाल कलयुग में हैं। अब कलयुग का मतलब क्या है? हमने ये पूरी साइकिल कवर की है। और इस पूरी साइकिल में हम जितनी आत्माओं के साथ मिले हैं उनके साथ कोई ना कोई कार्मिक एक्सचेंज हमारा रहा हुआ है। और अब क्योंकि ये इस साइकिल का एंड है, हमें वो सारे अकाउंट सेटल भी तो करने हैं ना, तब तो वो सतयुग की नई साइकिल शुरू होगी। तो अब आप देखेंगे इस समय पर ज़्यादातर लोग अपने संबंधों में बहुत संतुष्ट नहीं हैं। अगर हम 50 इयर्स पहले की भी बात करें, अगर मैं अपने पेरेंट्स और उनके बड़ों की भी बात करूं, संबंधों में बहुत संतुष्टता थी। थोड़ा ऊपर नीचे होता था लेकिन चीज़ें मैनेज हो जाती थी, बच्चे बड़े हो जाते थे, सब कुछ ठीक रहता था। लेकिन आज अगर हम पिछले 50-70 इयर्स को ही देखें, संबंधों में बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन बढ़ते जा रही है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि जितने अकाउंट हमने नेगेटिव बनाए हुए हैं सबको रिटर्न भी तो करना है। जितना लोन हमने लिया हुआ है, किसी का कुछ लिया हुआ है, किसी की शांति छीन ली, किसी का सुख छीन लिया, किसी से प्यार ले लिया, किसी को बिट्रेयल दे दिया, अब वो सारा हमारे सामने आएगा और वो सेटल करना है। और वो सेटल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, देखिए पास्ट में जो हमने कर्म क्रिएट किए, कर्म कुड बी माय थॉट, वो भी एनर्जी है, माय वर्ड्स वो भी एनर्जी है, और मेरा बिहेवियर, मन वचन कर्म जो भी मैंने किया, इट ऑल काउंट्स इन माय स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। तो पास्ट में मैंने जो भी क्रिएट किया उसके आधार पर मेरे प्रेजेंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं और सिचुएशंस हैं वो बन रही है। लेकिन मेरे प्रेजेंट के जो थॉट वर्ड एक्शन है वो कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर को, मेरे आगे की जो जर्नी है उसको डिटर्मिन कर रहे हैं। और क्योंकि ये टाइम सेटल करने का है, दो तरीके हैं, एक है या तो भोगना जो अभी हम कर रहे हैं, और दूसरा है भोगने की जगह हम उसे सेटल करें प्यार से, योग के द्वारा, या भोग
या योग। योग मीनिंग मेडिटेशन में जितना हम उस राइट अवेयरनेस के आधार पर, मैं कौन, वो सोल, वो राइट अवेयरनेस क्रिएट की, आत्मा के इन गुणों को क्रिएट किया कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप, मैं सुख स्वरूप, मैं शांति स्वरूप, मैं शक्तियों से संपन्न। जैसे ही ये थॉट्स क्रिएट किए, मैंने अपने उन कर्मों के उस स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने क्रेडिट किया, अपने आप जो डेबिट जो हुआ था वो अपने आप सेटल होने लगा। सो समवेयर अगर हमें लगता है कि हमारे आसपास संबंधों में बहुत ऊपर नीचे है, आज से एक शिफ्ट हम लाएं, हम वो अवेयरनेस क्रिएट करें दैट आई एम अ बीइंग, और वो भी वो आत्मा है। हम अपनी जर्नी पर हैं और ना हम उन्हें जज करें, ना हम उन्हें लेबल, चाहे वो हमारे साथ जो भी कर रहे हैं ना, ये समझना कि वो सही है। ये प्रैक्टिस करना शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम अभी की सिचुएशन देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही समझा कि अरे हम तो यात्रा पर है ना, हम तो हम हो सकता है मैंने उस आत्मा से किसी जन्म में ऐसा ही कुछ किया है और अब वो रिटर्न आ रहा है, राइट? तो वो सही हो गया। तो जैसे ही वो सही हो गए, आत्मिक कॉन्शियसनेस के आधार पर, रीइंकार्नेशन के आधार पर सब कुछ सही देखना शुरू किया, मेरे राइट कर्मा होना शुरू हो गए। और वो हमारा एक बहुत सुंदर फ्यूचर, क्योंकि कलयुग के बाद नई साइकिल में, सतयुग में भी तो हमें ही आना है। तो जब हमें आना है तो हमें अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ अभी तो बनाना है। और इसीलिए आप देखेंगे, जैसे ना अगर 20 साल पहले जब मैं आध्यात्मिकता से जुड़ी, मेरे पूरे कॉलेज में हम सबको इनविटेशन था, कुछ एक प्रोग्राम था जहाँ पे दादी जानकी आए हुए थे हमारे नियर बाय सेंटर पर, और कुछ प्रोग्राम्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनविटेशन था, लेकिन पूरी कॉलेज में से आई वाज द ओनली वन जो गई थी। लेकिन आज अगर हम देखें ना, तो स्पिरिचुअलिटी की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। Exactly. बच्चे भी आज आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ रहे हैं। यूथ को हम देखें, भले वो बहुत सारी चीज़ें सही ना भी कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो शांति चाहते हैं और वो शांति का प्रयास कर रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि अब हमें वापस सतयुग की तरफ जाना है। We have to go back to our original nature of peace। हमें उस शांति की शक्ति को अपने अंदर क्रिएट करना है, क्योंकि अब समय है वो ट्रांजिशन का। दीदी, आपने कहा कि हम अपने कार्मिक सेटलमेंट करते हैं, तभी हमको जितना हमने कार्मिक डेट बनाया है, रिश्तों के साथ, लोगों के साथ, सबके साथ जितने कर्मा बनाए हैं वो सब सेटल करते हैं। तो क्या यही एक कारण है कि भगवान की जिस पर कृपा होती है उसके सेटलमेंट जल्दी जल्दी हो जाते हैं और उसके एक जन्म में ही भयंकर दुख झेलने पड़ते हैं उसको? दैट्स ब्यूटीफुल। देखिए, जैसे परमात्मा जो है उनको हम गॉड फादर, खुदा दोस्त, माता पिता कहते हैं ना, तो ये समझना कि अब पेरेंट हर बच्चे के साथ समान होंगे। तो वो तो हर बच्चे को उतने ही वो कृपा की दृष्टि से देखते हैं, तो वो तो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। हाँ, हमारी अपनी अवेयरनेस और हमारे अपने कर्मा हमें हेल्प करते हैं कि हम सेटल करें। अब आपकी एक बात जो आपने बहुत सुंदर बताई कि क्यों कुछ लोगों को ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई बार जब हमें बहुत जल्दी जल्दी सेटल करना होता है ना, तो किसी बहुत बड़े रूप से वो बात हमारे सामने आ जाती है और वो चुकतू हो जाती है। और यहीं पर सोल कॉन्शियसनेस और रीइंकार्नेशन की नॉलेज हमें बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमें ये समझ आ जाता है कि हमने तो सेटल किया ना। अब जब हम लोन ले रहे थे तब दुखी नहीं हुए, तो अब सेटल करने के टाइम की अब तो फ्री हो रहे हैं ना, हम चुकतू हो रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तो हमने देखा है जैसे ब्रह्मा कुमारीज में भी जो हमारे बड़े हैं ना, जो दादियाँ हैं, हमने उनको देखा है, कोई भी बात आ जाए कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हमने कभी दादियों को उस दर्द के भाव से उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस कभी नहीं देखे। उनसे पूछे ना, कुछ नहीं है, अच्छा है ना, चुकतू हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो वो खत्म होने वाला जो फीलिंग है ना, वो हमें वो विश्वास दिलाता है कि फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी सेटल हो रहा है, राइट? तो बिल्कुल ये हमारे एवरीडे लाइफ में हमें बड़ी से बड़ी बात फेस करने में भी बहुत हेल्प कर रहा है। सेटल हो गया ना, कोई बात नहीं। अगर कोई पैसे का हमारा नुकसान हो जाता है, कोई हमें धोखा दे देता है, रिटर्न हो गया ना, खत्म हो गया, अच्छा है। तो ये नहीं कि हम अपनी सिचुएशंस में ऐसी
अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें कि ऐसा सब हो जाए, नहीं, लेकिन कोई बात आ गई तो इस नॉलेज के आधार पर कि मैं आत्मा हूँ, मैं यात्रा पर हूँ और मुझे एक नया जन्म अपने कर्मों के आधार पे लेना है, इस नॉलेज के आधार पर जो भी परिस्थिति आई हमने उसे बहुत सहज हैंडल कर लिया और अपने उस अकाउंट को सेटल कर लिया। अब सेटल करने के टाइम अगर मैं और सोच रही हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, तो मैं इनफैक्ट और अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। उसकी जगह पर इस नॉलेज के आधार पर उसे हम सेटल करें। नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट किए तब वो सेटल होंगे, नेगेटिव थॉट क्रिएट किए तो और ही अकाउंट बढ़ रहा है फिर। दीदी कई बार होता है कि हमको जाने अनजाने बहुत नए नए तरीके के लोग, बहुत नई नई फील्ड के लोग मिल जाते हैं। मेरा तो ये काम है कि मैं हर दिन अलग अलग देश विदेश के लोगों से मिलती रहती हूँ, लेकिन जनरल बहुत से लोगों की जर्नी मैंने देखी है कि उनको ट्रेन में कोई मिला और उनका बहुत अच्छा कोई दोस्त बन गया, बहुत अच्छा कोई भाई बहन बन गई। तो क्या ऐसे लोग भी कोई ओल्ड सोल होते हैं जिनका बहुत अलग अलग देशों के लोगों से कार्मिक अकाउंट होता है और इस जन्म में फिर वो चुकता कर रहे होते हैं किसी न किसी रूप में? बिल्कुल। देखिए क्या होता है, सोल अपनी जर्नी पे, जैसे हम देख रहे हैं कि आज मैं उनसे ट्रेन में मिली और अचानक से इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन बन गया। ठीक है, अब ये एक सिचुएशन है, मुझे क्यों लग रहा है कि अचानक से एक सिचुएशन, क्योंकि मैं सिर्फ इस जन्म को देख रही हूँ तो इस जन्म में हम पहली बार मिले हैं। लेकिन हो सकता है अपनी जर्नी में, जैसे ना जो आत्माएं जिनके साथ हमारा बहुत क्लोज कार्मिक कनेक्शन रहता है ना, उनके साथ हम बार बार आते हैं, चाहे वो कार्मिक कनेक्शन पॉजिटिव हो या नॉट सो पॉजिटिव हो, हम बार बार उनके साथ आते हैं और वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं जब तक हमने वो साइकिल को, अगर नेगेटिव कार्मिक अकाउंट के आधार पर किसी आत्मा के साथ हम बार बार आ रहे हैं कनेक्शन में हर जन्म में, तो उसे ब्रेक करने का एक तरीका है, अब मैं राइट थॉट क्रिएट करूं, राइट वर्ड्स क्रिएट करूं, राइट बिहेवियर उनकी तरफ क्रिएट करूं, उससे वो पैटर्न टूटेगा। तो कहीं ना कहीं जिनसे भी हम मिलते हैं बहुत चांसेस है कि वो इस पूरी यात्रा में कहीं तो हम उनसे मिलें, तब वो इंस्टेंट कनेक्शन या इंस्टेंट वो डिस्कनेक्टेड फील करना शुरू करते हैं हम। तो डेफिनेटली जैसे रिसर्च में भी अगर हम देखें ना, तो जो थीमेटिक एनालिसिस किया गया, जो एनालिसिस डेटा को जैसे एनालाइज किया गया, दो एस्पेक्ट से एनालाइज किया गया। एक था फजी एनालिसिस, जहाँ पे जो रिलेशन था बिटवीन सोल कॉन्शियसनेस एंड रीइंकार्नेशन के जो एक्सपीरियंसेस है उनके बीच में रिलेशन देखा गया। और दूसरा है थीमेटिक एनालिसिस। थीमेटिक एनालिसिस में क्या होता है, आप एक थीम में कौन सी ऐसी बातें हैं जो रिस्पोंडेंट्स ने कही हैं जिसके आधार पे आपको लगता है कि ये जो वो कह रहे हैं वो सही है। अब थीमेटिक एनालिसिस में ये निकल के आया कि उन्होंने ऐसी बातें कही, जैसे कोई बच्चे ने जन्म लिया, जन्मते ही उसके कुछ संस्कार बहुत प्रोमिनेंट थे, उनके कोई टैलेंट बहुत प्रोमिनेंट उन्होंने देखा कि उनका ही बच्चा जन्मते ही बहुत आध्यात्मिक था, वो खाने में भी बहुत परहेज करेगा, घर पे सब कुछ खा रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा पहले से ही नहीं खा रहा है। तो जन्मते ही उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों में कोई ऐसी विशेषता है, या फिर उन्होंने देखा कि इस जन्म में अचानक से कुछ लोगों के साथ उनकी बहुत क्लोज कनेक्शन हो गए, कुछ लोगों के साथ उनकी बिल्कुल नहीं जम रही है। तो ये भी उस रिसर्च से निकल के आया कि कैसे पास्ट लाइफ और रीइंकार्नेशन और कर्मा का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारे अभी के संबंधों में और अनुभवों में। बहुत सुंदर दीदी। मुझे लगता है कि अभी तक कमेंट सेक्शन के ज़रिए बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि इला जी आप बहुत रीइंकार्नेशन पे बात करती हैं, बहुत पास्ट लाइफ्स को एक्सप्लोर करती है, इसका फ़ायदा क्या? तो ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए होगा कि फ़ायदा है, आपकी प्रेजेंट लाइफ में फ़ायदा है कि अगर आपको ये अवेयरनेस आ जाए कि भाई मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक जर्नी पे निकला हूँ, ये सारे रिश्ते मेरी उस जर्नी का ब्यूटीफुल पार्ट तो हैं, लेकिन ये जर्नी कंटिन्यू ऐसे नहीं रह सकती, एक और नई जर्नी आपको तय करनी है। ये फ़ायदा है रीइंकार्नेशन को जानने का, ये फ़ायदा है सोल जर्नी को जानने का। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स हमारे पॉडकास्ट में आज शेयर करे, और सबसे बड़ी बात कि उनके काम क्या आ सकता है, मेरी ऑडियंस उसको कैसे यूज़ कर सकती है। तो ज़रूर कुछ लेकर जाइएगा आज इस पॉडकास्ट से। धन्यवाद दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको एक तरीके का सर्वे ही समझिएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो कि रीइंकार्नेशन की थ्योरी में बिलीव करते हैं, जो कि इस बात में बिलीव भी करते हैं और महसूस भी करते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।